मन बढ़ल रहेगा। चले आओ के रखा, चल तू डैनी खड़ा हो। हाँ बताओ, प्रातः काल का नभ कैसा था? प्रातः काल का नभ निर्मल, पवित्र और उज्ज्वल था। नभ का रंग नीला था और साफ जैसा प्रतीत हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि पूरा मार्च अब चलेगा खाली पिटाई कार्यक्रम, हर विषय का। अंग्रेजी का भी पूछेंगे, फिर अभी हिंदी पूछेंगे, फिर बायो पूछेंगे, फिर तुम लोग का जो है वो चलेगा। अब अप्रैल में पढ़ाएंगे राग से याद करवा के। सूर्योदय होते ही आकाश का ललिमा छाया जाता है। लाल केसर और लाल खड़िया चौक किसके लिए प्रयुक्त है? उतने टाइम ना है, हाँ जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है उतना। सूर्योदय के समय में आकाश की तुलना लाल केसर से की है, जबकि रात्रि की तुलना काले सिरकट से की है। जिस तरह काले सिरकट पर लाल केसर को मलने पर सिरकट साफ हो जाता है, उसी तरह सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है और ललिमा छाया रहती है। नील जल में किसकी गौर देह हिल रही है? प्रातः काल की किरण नीले जल में झिलमिल कर रही है। थोड़ा सा और याद कीजिए, थोड़ा सा याद। तू बता रे, खड़ा हो। नहीं कविता कवि की स्मृति में घर का चौखट इतना जीवित क्यों है? याद नहीं है तो कैसे होगा काम? एकदम जब तक याद नहीं होगा तब तक पिटाई कार्यक्रम चलते रहेगा। चल बताओ रे, घर का चौखट क्यों जीवित लग रहा है? कवि की स्मृति में घर का चौखट जीवित है, ताजगी से भरा है। ताजगी से भरा है घर का चौखट, इसलिए नजदीकी चौखट पर सदैव चहल पहल रहती है, सदैव चहल पहल रहती है। बुजुर्ग के आने से पहले घर में खास कराते हैं। अब वाला पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है? पंच परमेश्वर का अर्थ पंच में ईश्वर का है। पंच परमेश्वर का पद एक दायपूर्ण पद है जो निष्पक्ष न्याय करता है। शरीफा भी गायब हो गए। निष्पक्ष न्याय करता है। फ्रूटी भी, फ्रूटी तो खैर जो निष्पक्ष न्याय करता है, परंतु आज पंचायती व्यवस्था सुनवे डर से सब पंचायत व्यवस्था। सर्कस के प्रकाश बुलौआ किन कारणों से मरा होगा? थोड़ा और मेहनत कीजिए, थोड़ा और मेहनत करो, थोड़ा और मेहनत करो। बताओ जी, सर्कस का प्रकाश बुलौआ किन कारणों से मरा होगा? सर्कस में कामगार आदमी श्रमजीवी अपना कर्तव्य को दिखलाते हैं। कर्तव्य नहीं होता, कर्तव्य होता है, बात समझिएगा। कर्तव्य का मतलब हो गया कि कुछ आपकी जिम्मेवारी है, जैसे माँ बाप की सेवा करना, ये आपका कर्तव्य है। एक होता आप कोई हुनर दिखा रहे, खेला दिखा रहे, तो उसको कर्तव्य नहीं कहते हैं, कर्तव्य कहते हैं। और जो जिम्मेवारी होती है उसको कर्तव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्तव्य। और हुनर जब दिखाते हैं तो उसको कहते हैं कर्तव्य। क्या बोलते हैं? कर्तव्य। हाँ
सर्कस में कामगार आदमी श्रमजीवी अपना कर्तव्य दिखलाते हैं, परंतु आज के समय में मनोरंजन का तरीका बदल गया है। सर्कस के प्रशंसक है, दर्शक अब नहीं रहे। सर्कस में जंगली जंतुओं भी नहीं आते हैं। इनके प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। इन्हीं कारणों से सर्कस का प्रकाश बुलौआ अब देखने को नहीं मिलते। कविता में किस शोक गीत की चर्चा है? कवि उन गीतों को याद करते हैं जिन्हें सुनकर हृदय आनंदमय हो जाता था, जैसे चैती, आल्हा, बिरहा, होली आदि। अब इनके दिन बीत गए, इनके स्थान अब शोक गीतों ने ले लिया है। कवि के अनुसार ये शोक गीत ऑर्केस्ट्रा की धुन है जो कर्णकठोर और निरर्थक है। कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है? कवित्री का पुत्र का असमय निधन हो गया। जब उसका पुत्र था तो खिलौना के भांति उसी में खोए रहती थी। माँ अपने बच्चे का पूरा ध्यान रखती है, कहीं सर्दी ना लग जाए, कहीं लू ना लग जाए, परंतु आज उसका पुत्र उससे बिछड़ गया है। कवित्री को कोई सहारा नहीं दिखता, इसलिए कवित्री स्वयं को असहाय और विवश करती है। ठीक, बैठ जाओ। तुम बताओ जी, पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है? माँ के लिए पुत्र ही सब कुछ होता है। उसे डर लगा रहता है कि कहीं बेटे को सर्दी ना लग जाए, लू ना लग जाए, इसलिए अपने गोद से नहीं उतारती है। पुत्र के ना सोने पर थपकी देकर तो कभी लोरियां गाकर सुलाती है। पुत्र पाने के लिए कहीं दूर। गांव के घर की रीढ़ क्यों झुरझुराती है? पुराने समय में गांव का इतिहास गौरवशाली रहा है। यहाँ करुणा की अमृत धारा बहती है, परंतु आज गांव के लोग अपनी परंपरा संस्कृति को भूल गए हैं और शहर की ओर आकर्षित हो गए हैं। भौतिकवाद के पीछे हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रसित है, अन्य विवादों में उलझे हुए हैं, इसलिए गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है। प्रातः काल की नभ की तुलना नीले संख से क्यों की गई है? प्रातः नभ की तुलना नीला संख से की गई है क्योंकि आकाश भी प्रातः काल में नीला प्रतीत होता है। नीला संख पवित्रता का प्रतीक है और प्रातः काल का नभ भी निर्मल और पवित्र होता है, इसलिए दोनों की तुलना की गई है। ठीक, बैठो। और नील जल में किसकी गौर दे हिल रही है? नील जल में प्रकाश की किरण झिलमिल कर रही है, जो कि क्या है? बोलिए, बोलो। जो बहुत चमक रही है, इससे अनुप्रतीत हो रहा है। क्या चीज? खाता खोल लेंगे। अरे बैठा ना 5 मिनट जी। हाँ हाँ, ये बैठे। ठीक ठीक, बैठिए। हाँ बोलो। हो गया। लाल केसर और लाल खड़िया चौक। लाल केसर, लाल खड़िया चौक। कवि ने लाल केसर और लाल खड़िया चौक की तुलना लाल केसर की तुलना सूर्योदय के समय सूर्य की लालिमा से की है, जबकि रात्रि की तुलना काले सिलवट से की है। जिस प्रकार काले सिलवट को लाल केसर से मलने पर वह साफ हो जाता है, उसी प्रकार सूर्योदय होने पर अंधकार दूर हो जाता है। और उषा काल की तुलना लाल केसर से की गई है। बैठ, थोड़ा याद होता। तू बता रहे। पुत्र के छौना का क्या अर्थ है? पुत्र का छौना का अर्थ हिरण का बच्चा होता है, जो बहुत ही कोमल और सुंदर होता है। उसी प्रकार माँ के लिए पुत्र छौना के भांति है। माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन है? जब माँ के लिए मन समझाना, बोलो। माँ का हृदय बहुत ही कोमल होता है और जब पुत्र
पुत्र था तो खिलौने के भांति उसी में खोई रहती थी। पुत्र पाने के लिए तरह तरह के मिन्नतें मांगती है, कहीं दूध, कहीं बतासा, कहीं नारियल चढ़ाती है, परंतु पुत्र के समय मृत्यु हो जाने के कारण माँ बेचैन सी हो जाती है और पुत्र खोकर माँ का मन सजाना बहुत कठिन है। आवाज की रोशनी या रोशनी की आवाज का क्या अर्थ है? कि आवाज की रोशनी या रोशनी की आवाज से संगीत और संगीत से बज रही ऑर्केस्ट्रा की धुन से है और जब कमरा बंद हो जाने पर उसे सुनी नहीं जा सकती है, गांव के लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि रेडियो और टीवी का आनंद ले सके इसका। कहाँ तू चल गई? ये तो अलग है, आवाज़ भी नहीं आती यहाँ तक, आवाज़ की रोशनी की आवाज़ क्यों नहीं आती? कविता में किस सो गीत की चर्चा है? कवि ने उन गीतों की चर्चा की है जो अब उनके दिन बीत, जैसे आला बिरहा चैता आदि अब उनके बीत गए हैं। उनका स्थान ऑर्केस्ट्रा ने ले लिया है। कवि आओ आओ धीरे से पढ़। चलो, तुमको बोले सीख लो, इस तो नहीं सीखता, हमको टेंशन रहता। लो खोलो तो उसको हम बता ले जाएंगे। बुला लो उसको, तो रस ना होगा, रस उनको बुला के हमसे पूछना, हम बता ले जाएंगे। चलो, और के हो? फूल कुमारी। हाँ, उनको बुलाओ, वहाँ जाओ तुम। फूल कुमारी खड़ा हो, आइए जी, ये आइए। ओपन न्यू अकाउंट में जाइए, नो में जाना, रेगुलर में जाना, इस सेलेक्ट इसको करना, यहाँ मोबाइल नंबर डालो, मोबाइल नंबर बोलो, चलो बोलो। सर पहले वाला तो पहले तो पिटाक बैठ जो। हाँ, ये बतिया नहीं बोले। नीले जल में किसके गौर देर हिल रही है? हो गया तो उसको तो कैले ही है, तो मोबाइल नंबर डालो, OTP जाएगा, OTP डालना उसमें, फिर 2 बार आधार डालना। हाँ बोलिए। नील जल में प्रकाश की किरण झिलमिल कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ कि किसी गौर दे झिलमिल कर रहा है। बोलो रे, कुछ पूछे नीले जल में, बताओ। दूसर पूछो सर। दूसर का है, पूछिए हमें, दूसर का है पूछिए, बता कैसे देनी तू, फिर से बोल। नील जल में प्रकाश की किरण झिलमिल कर रही है, ऐसा लग रहा है कि मानो किसी गौर देह हिल रही है। अच्छा, और कुछ सवाल है? टोपिया है वो जो बोले, क्या हुआ? एकरा खोज रहे लो। बैठिए 10 मिनट। आवाज, अरे बैठो जी 10 मिनट जी, लो तुरंत बात में चढ़ जाओ। बोलो, आवाज की रोशनी का क्या अर्थ है? यादें कहीं नहीं कहते हैं कि आवाज़ भी नहीं आती, यहाँ तक कि आवाज़ की रोशनी न रोशनी की आवाज़। हाँ, अगर बात
आओ। सर पुरनका हाँ 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 पुरनका एगो दूगो तू बताओ। कौन नाम बताइए। उषा याद है कि उषा याद है नहीं पापा हार जीता है हार जीत लिखा दिए ये नहीं उषा के दादी आगे फिलिपिया ये फिलिपिया प्रार्थना की तुलना ले याद चल बताओ, गांव के रीढ़ क्यों झुरझुराती है? पुराने समय में गांव का इतिहास गौरवशाली रहा है। यह करुण की अमृत धारा बहती थी। मेहनत नहीं की है तुमने। गांव के लोग अपनी परंपरा संस्कृति को भूल गए हैं, शहर की ओर आकर्षित हो गए हैं। पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है? माँ के लिए पुत्र ही सब कुछ होता है। उसे डर लगा रहता है कि कहीं बेटे को सर्दी न लग जाए, लू न लग जाए। इसी भय से अपने गोद से नहीं उतारती है। पुत्र के नाश होने पर थपकी देकर तो कभी लोरियां गाकर सुलाती है। पुत्र पाने के लिए दूध बतासे नारियल चढ़ाती है। पुत्र पत्थर को देवता मानकर पुत्र के लिए कामना करती है। माँ के हृदय में पुत्र के लिए असीमा प्रेम भरा रहता है। भुला जाइए। चलिए तीसरा सवाल और कुछ ही हो। सर्कस का प्रकाश बुलौआ क्यों बंद हुआ? सर्कस में आदमी, कामगार और श्रमजीवी कर्तव्य दिखलाते हैं। सर्कस में आदमी, कामगार और श्रमजीवी कर्तव्य दिखलाते हैं। सर्कस में प्रकाश आज ये मनोरंजन का तरीका बदल गया है। सर्कस प्रशासक और दर्शक अब नहीं रहे हैं। बहुत से जंगली पशु भी और सर्कस में नहीं आते हैं। उनके प्रदर्शन पर रोक लगी है। इन्हीं के कारणों से सर्कस का बुलौआ अब प्रकाश का बुलौआ देखने को बुलौआ सर्कस देखने को नहीं मिलता। ठीक बैठ पूरे बगल जखनस कर रहा लोग कैसे जाने कौन कौन आता है बता सब पूछ बुला जाइए आके हर से पति पूछिन कौन कौन आता है क्या मारो कि जाना आ रहा नहीं माइक में जा रहा बुला जाती हो तो खुद याद लो हमारा घर बुला जाती है सृजिया ये सृजिया आरती बाची कर आरती बाची कर हाँ बुला जाती एकरे बात पर बुला
अब बुला जाए जखनी अब अभी बोल देते जखनी ना बोलो पूरा था वो अभी बोला याद लो पूरा ही बोला बुला जा पंचम सर खड़ा रहे तो खड़ी बैठो नहीं कैमरा वहाँ कैमरा अच्छा सर खड़ी है दुइयो काल के लाती कविता है ये कई वो 3 उषा का जादू कैसा है? उषा का जादू कैसा है? उषा का जादू निर्मल पवित्र और सुंदर है। ये याद कीजिए डंडवा कहाँ रख दीजिए पावन गोरा घारा जा है खाली खा है 3 थरिया कितना खाएंगे फिर मोटा जा नहीं हंस मार और वो है ये ना चलो उषा का जादू कैसा है? उषा का जादू आकर्षक है जो क्या दो बगल में तो आवे ना कल भी पूछेंगे कल मारेंगे भी और उठा बैठी भी कराएंगे उठा। उषा का जादू कैसा है? उषा का जादू आकर्षक है। चल बगल में दे देता है इधर नाम और उषा का जादू कैसा है? उषा का जादू आकर्षक सूर्य की पहली किरण तो लिखी नहीं अभी ये सब लिखी है इन्हें सबके हो बनाने बच गए अच्छा हाँ
उषा का जादू कैसा है? उषा का जादू पवित्र, निर्मल और आकर्षक है। जो नीले रंग का है, जो शंख की तरह प्रतीत हो रहा है। जब शंख की तरह प्रतीत हो रहा है, जो शंख की तरह प्रतीत हो रहा है आकाश का जब सूर्योदय के कारण जब सूरज की लालिमा आकाश में पड़ती है तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो काली सिल्क को लाल कैसे सब चलेगा। एक बार आप कल परसों आप मिल लीजिएगा, आपका डीबीटी नहीं हुआ है, ठीक है? डीबीटी पर 2 दिन बाद हो जाएगा आपका, आप मिल लीजिएगा एक बार। कल परसों तो कल भोरे 8 बजे आके मिल लीजिएगा। हाँ भोरे आ जाइएगा 8 बजे, लेट नहीं कीजिएगा। ठीक भोरे आ जाइए। दिल्ली में वो बेटा बोला ना कि रामायण में आवेंगे ना तो सर से मिल लेंगे। वो क्या करता है कि पैसा वो देर में बात करेंगे चाचा। हाँ तो क्या खाली उतना बस 8। हाँ तो मिलेंगे फिर पूरा कहानी सुन में लोगों आइए 8 बजे। अब बोलो प्रातः नभ की तुलना संघ से क्यों की गई? प्रातः नभ की तुलना नीले संघ से की गई है क्योंकि नीला संघ पवित्रता का प्रतीक है। प्रातः काल का नभ भी बहुत ही पवित्र होता है, इसलिए इन दोनों की तुलना की गई है। नीले जल में किसकी गौर देह हिल रही है? जब प्रातः काल में जब सूरज की पहली किरण पड़ती है तो वह बहुत ही झिलमिल करती है, जैसा प्रतीत हो रहा है मानो किसी की नीले जल में किसी की गौर देह हिल रही हो। चलो अगला। पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है? पुत्र के लिए एक माँ सब कुछ करती है, उसे बीमार ना पड़ जाए इसके लिए वो अपने गोद से भी नहीं उतारती है। उसके लिए पूजा अर्चना करती है, कहीं बतासे तो कहीं दूध चढ़ाती है। वह अपना सारा सुख अपने पुत्र पे ही केंद्रित कर देती है। ठीक, तू बता रहे। प्रकाश बुलौआ क्यों मर गया? सर्कस का प्रकाश बुलौआ क्यों मरा? हमारा नहीं सुना नहीं कल की सर्कस का प्रकाश बुलौआ खा है 3 थरिया खा है 3 टाइम में 3 थरिया नहीं खड़ा। सर्कस का प्रकाश बुलौआ। हाँ दे, बगल में दे। चल सर्कस का प्रकाश बुलौआ है। कितना लगेगा सर्कस का प्रकाश बुलौआ? और कुछ ही सवाल है? बोलो सवाल है ये बोलना गाँव की रीढ़ की हड्डी क्यों झुरझुरा रही है? हो गया बोलो। यादन किया है ना वो भी तो नया है। चलो और पूछ रहे रुकने और पूछ में तो बोलते क्यों हंसते जाते हैं? चलो बताओ, सवाल करो, इसको पिटना है नहीं, सवाल करो। उषा का जादू कैसा है बताओ? उषा का जादू आकर्षक। अब सीखा नहीं कर मिने। अच्छा ठीक, तोरा से 2 आज खोलवा दो, सिखा दो तो हम व्यस्त भी रहो तो कर देंगे। बोलो आधे तो मार खो। दूसरा पूछ। खेत रहने वाले क्या करते हैं? हाँ खेत रहने वाले हम भी करिए आओ चल उमेश ने आओ। अच्छा वो रहती उमेश से तुम लोग पूछो कौन सवाल पूछेगा? हाँ खेत रहने वाले लोगों की सूची अप्रकाशित है। गलती है वो आप दूसरा पूछ। हाँ पूछो बोलो। आवाज भी नहीं आती यहाँ तक ना आवाज की ग्रामीण संस्कृति की परंपराएं बहुत ही
राग रंग से रंजित रहती थी, परंतु आज दूसरा पूछे लग नहीं सर। सोच ली तो कितना दुश्मन हो। पीछे में तू लिखी है जी, ये लिखी है तो तुमसे तो पूछे ना, तो पीटिए देखिए जी। खड़ा हो, आओ क्यों बच रहे, बताओ। खड़ा, थोड़ा हल्के पूछते। पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है? हाँ याद नहीं है, कैसे होगा? तुम्हारा तो 1-2 महीना हो गया लगता है इसे। एक ही महीना हो अभी। उसमें थोड़ा अपने घर चल गए थे ना, तो इसलिए। कहाँ चल गए? यहाँ कहाँ? नानी घर में? हाँ, ननिया वाला घर नहीं अभी। तो कैसे होगा? याद नहीं किए हैं, माँ को खाइएगा ना। अब तो पुराना वाला तो पीटना है। लो अभी 1 छड़ी मर लियो, आगे 2 छड़ी पड़ता है ना। अब बोलो, कोई ऐसा सवाल है जो आपको दिक्कत कर रहा है? कॉपी है, बोलिए। शुरू से हम सबको समझा देते हैं। चैप्टर पे चलते हैं। सबसे पहले कविताओं के हाथ चल रखो। सबसे पहला कविता हम लोग पढ़े थे पुत्र वियोग ना, हार जीत पढ़े हैं। चलो, हार जीत में कोई ऐसा सवाल है जो लगे आपको कि ये दिक्कत कर रहा है? देखो, खेत रहना मतलब क्या है? जो शहीद हो गए। युद्ध में चाहे कोई भी युद्ध होता है, उस युद्ध में हजारों लोग मारे जाते हैं, लेकिन नाम कुछ ही लोगों का आता है। क्या भगत सिंह सिर्फ इस देश को आज़ादी दिलाए? क्या खुद्दीराम बोस इस देश को आज़ादी दिलाए? क्या सिर्फ गांधी जी ने आज़ादी दिला दिया? गिने चुने अगर हम गिनेंगे तो मुश्किल से 100 कुछ नेता या 100 नेता होंगे जो टॉप लेवल के होंगे। क्या वो अकेले लाठी चलाने जाते थे? ऐसे कई जनता होंगे, कई लोग होंगे जो इस युद्ध में गांधी जी का साथ देते हुए, भगत सिंह का साथ देते हुए उन्होंने भी अपनी जान दे दी। तो युद्ध जब होता है तो काफी लोग शहीद हो जाते हैं, लेकिन उन शहीदों की पूरी सूची हम तक नहीं पहुंच पाती है, वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। इसीलिए कवि ने कहा, खेत रहने वाले लोगों की सूची क्या है? अप्रकाशित है, यानी छपी नहीं है। बहुत लोग मरे हैं, लेकिन कुछ लोगों का नाम होता है, बाकी सब खत्म है ना। समझ आए बात? अगला बोलिए। इस चैप्टर में और कोई सवाल? चलिए, पुत्र वियोग में आइए। कोई सवाल? पुत्र वियोग में कोई सवाल जो आपको डाउट, दिक्कत कर रहा हो? इसमें तो नहीं होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। गांव का घर, गांव का घर बोलिए। चलिए, हाँ, पहला सवाल है, इस पर सभी पर चर्चा कर देते हैं इस पर, कि कवि की स्मृति में घर का चौखट इतना जीवित क्यों है? अरे लड़की, देखो, चौखट घर का दहलीज होता है, हम पहले भी बताएं। चौखट से घर की शुरुआत होती है और चौखट पर ही घर का अंत हो जाता है। आपने चौखट लांघा मतलब घर लांघा नहीं कहता है लोग, दहलीज आपने लांघ दिया। चौखट में आप घुस गए, यानी आप घर में क्या हो गए? घुस गए। आप एक फिल्म देखे होंगे, सन ऑफ सरदार, देखे हो? अजय देवगन बेचारा फंस जाता है। वो जैसे पैर रखता है घर के अंदर, कोई न मारता उसको है, और जिरिस पैर निकालता है घर के बाहर, सब मारे लोग पे ताबड़ तोड़ करने लगता है। नहीं, देखना, बड़ा अच्छा फिल्म है वो। तो बोला कि हमारे घर में जो है, हम किसी को मारते नहीं है, मेहमान की तरह पूजते हैं, खिलाते पिलाते हैं। जब भी मारेगा तो घर के कहाँ मारेगा? बाहर। और घर का बाहर मतलब क्या? देखो कहाँ से शुरुआत लिया, चौखट से। एक कदम खाली घुसा कि सब शांत, कट्टा तट्टा सब फेंका गया। और जहां पैर निकाला तो इस समझ गया, वो देख 2 बार धराया ही,
अब अपनी घुस के घर में तो करे अच्छा ये घर में घुसे बात नहीं मारता है ना, इसलिए बार बार वो भाग के घरे में आ जाए, घर से निकलवे नहीं करे। पूरी फिल्म देखिएगा, बड़ा मजा आएगा, अच्छी फिल्म है ना। तो कवि की स्मृति में घर का चौखट इसलिए जीवित है क्योंकि चौखट एक ऐसा जगह होता है जो हमेशा चहल पहल वाला जगह होता है। हमारे जो ग्वाले होते हैं वो चौखट पर ही आके दूध देते हैं, नहीं वो आएगा आपको चिल्लाएगा, ओजे दुआरिये बैठ जाएगा, ओजे से दूध जाएगा, वो अंदर नहीं जाएगा, उसको पता है कि अंदर में कौन कैसे है नहीं है, हमारा दहलीज यही है घर के बाहर तक। चौखट पर ही आप दादा भी अगर आते हैं, चाचा भी आते हैं, बड़े बुजुर्ग जो आते हैं तो खास कर चौखट पर से आते हैं कि घर में कोई महिला है, बच्चा है तो सतर्क थोड़ा हो जाए, किस स्थिति में बैठी हुई है थोड़ा वो ठीक से बैठ जाए नहीं। तो इसीलिए गांव क्या है, कवि की स्मृति में घर का चौखट क्या है, जीवित है ना। ग्वाला आज भी वहीं चौखट पर दूध देता है और हमेशा हलचल रहता है, बुजुर्ग भी खास घर जब आते हैं तो खास के आते हैं। दूसरा सवाल है, पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि क्यों चिंतित है। देखिए पंच परमेश्वर मतलब एक तरह का गांव का समझिए न्याय प्रणाली व्यवस्था। पहले के जमाने में लोग गांव में ही अपना नियम, जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है ना, और उसी समय उस समय सल्टा लिए, बैठ करके 5 गो पंच बैठा और वहां पर क्या बात है, बैठिए रुक जाइए कर देंगे, बैठ जाइए। तो लड़ाई झगड़ा आप फिल्मों में भी देखे होंगे कि जैसे ही पंच से सारे लोग डरते थे। पंच का कहना, पंच का कुछ कह देना बहुत बड़ी बात होती थी और पंचों की इज्जत होती थी, माने उसको बड़ा रिस्पेक्ट के नज़र से देखा जाता था। उसका रीजन क्या था, पुराने जो भी सरपंच थे वो बहुत ईमानदार थे। ऐसा नहीं कि हमारा भाई है तो हम उसको साथ दे देंगे, नहीं, इसीलिए उनकी इज्जत होती थी। आज का पंच परमेश्वर जो है, आज का जो सरपंच मुखिया है वो सिर्फ अपने फायदे में देखता है, इसलिए मुखिया की सरपंच की इज्जत नहीं। देखिए रेस्पेक्ट एक ऐसा चीज़ है, इज्जत जो ऐसा चीज़ है ये आपको खुद कमाना पड़ता है। ये मांगिएगा किसी से कि हमको इज्जत दो, नहीं मिलेगा। आपके काम के आधार पर आपको इज्जत मिलती है। तो पंच परमेश्वर आज क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। क्यों? क्योंकि लोगों ने आज पंच परमेश्वर से अपना विश्वास उठा दिया। लोग खुद को ज़्यादा अपने से पहले से ज़्यादा आज एडवांस समझ रहे हैं, है ना। और जब तक पंच परमेश्वर था तब तक लोगों को परेशानी भी क्या था, कम था। कोर्ट का चक्कर नहीं लगाना पड़ता था। जो मामला हुआ है जे रफा दफा हो गया। अब कोर्ट जाइए, जहाँ काम 2000 का वहाँ काम अब होगा 2 लाख का। तो पंच परमेश्वर का अर्थ होता है पंच में ईश्वर। पंच एक बहुत ही दायित्वपूर्ण पद होता है, बहुत